हर सुबह एक जैसी नहीं होती। कभी कभी आंखें तो खुल जाती है, लेकिन लगता है जैसे नींद अभी भी साथ ही है। आज भी कुछ ऐसा ही था। रात भर नींद ठीक से नहीं आई। पता नहीं कितनी बार आंख खुली, कभी बिना किसी वजह के, कभी हल्की सी आवाज से। और जब सुबह उठा तो शरीर से ज्यादा दिमाग थका हुआ लग रहा था। सिर हल्का सा भारी था, पीठ में दर्द भी था, और सच कहूं तो बस दोबारा सो जाने का मन कर रहा था। मैं कुछ देर बस चुपचाप बिस्तर पर बैठा रहा। कुछ सोच ही नहीं रहा था, बस खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी दिन की शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन दिन तो शुरू करना ही था। बिस्तर से उठने के बाद मैं सीधा किचन की तरफ चला गया। फ्रिज खोला, पानी की बोतल निकाली और धीरे धीरे कुछ घूंट पिए। सुबह का वो पहला ठंडा पानी अंदर से जाते ही थोड़ी ताजगी दे गया। नींद तो अभी भी बाकी थी, लेकिन दिन की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद मैं फ्रेश होने चला गया। बाथरूम की लाइट ऑन होते ही आंखें पूरी तरह खुल गई। फिर मैंने बेसिन का टैप खोला और ठंडा पानी चेहरे पर छिड़का। पहले ही छिड़के से आंखों का भारीपन थोड़ा कम हुआ। 2-3 बार और पानी मारा। चेहरे पर पड़ती ठंडक ने धीरे धीरे नींद उतारनी शुरू कर दी और दिमाग भी फोकस में आने लगा। उसके बाद मैंने ब्रश उठाया और धीरे धीरे फ्रेश होना शुरू किया। टूथपेस्ट का ठंडा मिंटी फ्लेवर मुंह में जाते ही नींद की सुस्ती धीरे धीरे कम होने लगी। ब्रश करते करते दिमाग भी धीरे धीरे फोकस में आने लगा। एक बार फिर मैंने चेहरे पर ठंडा पानी मारा। इस बार पानी और भी फ्रेश लग रहा था। चेहरे का भारीपन उतर रहा था। आंखें पूरी तरह खुलने लगी और शरीर भी अब धीरे धीरे साथ देने लगा। फ्रेश होते होते लग रहा था कि मैं भी धीरे धीरे अपने होश में वापस आ रहा हूं। कुछ देर पहले जो सुबह इतनी भारी लग रही थी, वो अब थोड़ी हल्की महसूस होने लगी थी। अब बस दिन की शुरुआत करनी बाकी थी। फिर मैंने चाय बनाना शुरू की। सबसे पहले इलायची और लौंग को पीसा, उन्हें पानी में डाला। फिर दूध और 1 चम्मच चाय पत्ती मिलाकर उसे धीरे धीरे उबलने दिया। जब चाय अच्छी तरह पक गई, तब आखिर में उसमें चीनी की जगह गुड़ का पाउडर मिलाया। यह मेरे चाय बनाने का हमेशा से तरीका रहा है। चाय का पहला सिप लेते ही लगने लगा कि शरीर धीरे धीरे साथ देने लगा है। हर सिप के साथ सुस्ती कम हो रही थी। दिमाग भी धीरे धीरे एक्टिव होने लगा और दिन की शुरुआत अब वाकई महसूस हो रही थी। चाय पीते पीते मेरी नजर बार बार बाहर जा रही थी। मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि बस घर के अंदर बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। तभी मैंने सोचा, आज ब्रंच के लिए बाहर चलते हैं। और वहीं से इस सफर की असली शुरुआत हुई। ब्रंच के लिए मैंने कोरेगांव पार्क चूज किया। काफी टाइम से मेरा मन था कि वहां के ब्रेकफास्ट और ब्रंच प्लेसेस एक्सप्लोर करूं। ऑप्शंस तो काफी थे, लेकिन उन सब में एक रेस्टोरेंट ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींच लिया। उस दिन मेरा कॉन्टिनेंटल खाने का मन था और इसलिए मैंने बोहो बोहो डिसाइड किया। बस फिर क्या, मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई, जल्दी से तैयार हुआ, जरूरी सामान बैग में रखा और बाइक की कीज उठा के निकल पड़ा। पार्किंग अभी भी थोड़ी अंधेरी और ठंडी सी लग रही थी, जैसे बाहर की रोशनी अभी तक वहां तक पहुंची ही ना हो। जैसे ही मैं धीरे धीरे बाहर निकला, धूप की पहली किरणें मेरी बाइक पर पड़ी और एकदम से सब कुछ चमक उठा। एक पल के लिए आंखों को उस रोशनी की आदत बनाने में थोड़ा वक्त लगा। घर के अंदर रहने के बाद चेहरे पर पड़ती वो हल्की सी धूप कितनी अच्छी लग रही थी। ना ज़्यादा तेज, ना चुभने वाली, बस एक गर्माहट जो दिन की शुरुआत को और भी खूबसूरत बना रही थी। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा। बस यही उम्मीद थी कि बारिश ना हो, लेकिन ऊपर का नज़ारा देखते ही सारी चिंता खत्म हो गई। नीला आसमान, उसमें तैरते सफ़ेद और हल्के से ग्रे बादल और उनके बीच से निकलती हुई धूप, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था
कि बस राइड शुरू करने का मन कर गया। लेकिन इसी शांत आसमान के नीचे केसनंद का इलाका अपनी रोज की भागदौड़ में लग चुका था। सड़कों पर बाइक्स, गाड़ियां, बसेस और ट्रक्स लगातार चल रहे थे। लोग ट्रैफिक के बीच से निकलते हुए अपने काम पर जा रहे थे, जरूरी काम निपटा रहे थे। हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचना था। हर किसी के कंधों पर कोई ना कोई जिम्मेदारी थी। राइड करते करते बस एक ही बात दिमाग में आई, हर इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए मेहनत कर रहा है। कोई अपने घर का खर्चा चलाने के लिए निकला था, कोई अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहा था, कोई रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा था। हर हेलमेट के पीछे, हर स्टीयरिंग व्हील के पीछे और हर दुकान के काउंटर के पीछे एक अलग ही कहानी थी। शायद मुझे उनके बारे में कुछ भी पता ना हो, लेकिन उस वक्त हम सब एक ही आसमान के नीचे, एक ही सड़क पर अपना दिन जी रहे थे। जैसे ही केसनंद की लिमिट्स खत्म हुई और मैंने वाघोली सिग्नल से लेफ्ट लिया, माहौल एकदम बदल गया था। खुली सड़कों की जगह धीरे धीरे लंबी गाड़ियों की लाइन ने ले ली और यहीं से शुरू हुई आज की असली ट्रैफिक। एक ट्रैफिक जाम, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा। हर तरफ कार, ट्रक्स, बसेस, बाइक्स और बड़े बड़े कमर्शियल व्हीकल्स ही नजर आ रहे थे। हॉर्न की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। कुछ लोग सिग्नल टूटने से पहले ही निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग गलत साइड से आ रहे थे और कुछ लोग बिना ज़्यादा सोचे सड़क पार कर रहे थे। पहली नज़र में सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था, लेकिन ध्यान से देखो तो हर कोई बस अपनी जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वाघोली का स्ट्रेच शुरू होते ही ट्रैफिक ने अपना असली रूप दिखा दिया। वाघोली से लेकर खराड़ी तक का पूरा रास्ता गाड़ियों से भरा हुआ था। मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा बन चुका था। कभी कार्स के बीच बनती छोटी सी जगह से निकलता, कभी ट्रक्स और बसेस के पास से संभल कर गुजरता। बस एक ही सोच थी, किसी तरह इस ट्रैफिक से निकलकर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना है। लेकिन जैसे ही वाघोली का स्ट्रेच खत्म हुआ, सब कुछ बदलने लगा। ट्रैफिक हल्का हुआ, रोड खुलने लगी और काफ़ी देर बाद मुझे बाइक को आराम से चलाने का मौका मिला। जैसे ही रोड ने सांस ली, वैसे ही मैंने भी। चेहरे पर चलती ठंडी हवा ने पूरे सफ़र का माहौल ही बदल दिया। दिमाग, जो अब तक सिर्फ ट्रैफिक और हॉर्न की आवाज़ों में ही उलझा हुआ था, धीरे धीरे फिर से शांत होने लगा। मेरी नज़र एक बार फिर आसमान की तरफ उठ गई। इस बार जो नज़ारा था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। नीला आसमान इतना साफ था कि लग ही नहीं रहा था जैसे असली हो। सफ़ेद बादल ऊपर ऐसे बिखरे हुए थे जैसे किसी पेंटर ने बहुत आराम से हर ब्रश स्ट्रोक सोच समझ कर बनाया हो। बीच बीच में कुछ हल्के से ग्रे बादल भी थे, लेकिन उन्होंने उस खूबसूरती को कम नहीं किया, बल्कि पूरा नज़ारा और भी ज़्यादा गहरा और खूबसूरत लगने लगा। एक पल के लिए मैं फिर से उसी आसमान में खो गया। अब ना ट्रैफिक की आवाज़ परेशान कर रही थी, ना बारिश की कोई चिंता थी। बस खुली सड़क, चलती हवा और ऊपर फैली हुई वो खूबसूरती, इतना ही काफ़ी था उस लम्हे को यादगार बनाने के लिए। खराड़ी पीछे रह गया, फिर विमान नगर आया और धीरे धीरे शहर का रंग भी बदलने लगा। मेट्रो के बड़े पिलर्स और ब्रिज दूर से ही नजर आने लगे। उनके आसपास की हरियाली, साफ सुथरी सड़कें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर अलग ही फीलिंग आ रही थी। मुझे मुंबई की मेट्रो याद आई, जहां हमेशा भीड़ और भागदौड़ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग था। इतना शांत, इतना साफ और इतना खुला हुआ कि बस देखते रहने का मन करता रहा। विमान नगर से लेफ्ट लेकर मैं कल्याणी नगर की तरफ बढ़ा। पतली सी रोड, दोनों तरफ साफ फुटपाथ्स, पेड़ पौधे और अच्छी तरह से मेंटेन की हुई जगह। दूर से दिखते बड़े बिल्डिंग्स, शोरूम्स और आसपास का पूरा एरिया अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। वीकेंड हो या नॉर्मल दिन, कल्याणी नगर का अपना ही एक माहौल है। मॉडर्न भी, शांत भी और देखने में हमेशा खूबसूरत। हर थोड़ी दूर पर कुछ नया देखने को मिल रहा था और सफ़र और भी अच्छा लगने लगा। आगे बढ़ते हुए ब्रिज आया। नीचे बहती नदी, सामने खुला आसमान और ब्रिज से दिखने वाला पूरा नज़ारा देखकर लगा कि शायद यहाँ ट्रैफिक मिलेगी।
लेकिन मेरी सोच के बिल्कुल उल्टा, ब्रिज आराम से क्रॉस हो गया। सिग्नल पार करके मैंने राइट लिया और फिर शुरू हुआ सफ़र का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा, कोरेगांव पार्क। अब तक इस राइड की जान आसमान, बादल और मौसम थे, लेकिन कोरेगांव पार्क ने उस खूबसूरती में जैसे चार चांद लगा दिए। साफ सड़कें, दोनों तरफ घने पेड़, हरियाली, सुंदर फुटपाथ्स, छोटी छोटी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और पूरे एरिया की एक अलग ही पर्सनालिटी। हर चीज़ इतनी साफ और इतनी अच्छी तरह से संभाली हुई लग रही थी कि बस धीरे धीरे चलकर उस जगह को महसूस करने का मन करता था। ऊपर खूबसूरत आसमान था और नीचे कोरेगांव पार्क। दोनों ने मिलकर इस सफ़र को और भी यादगार बना दिया और इसी खूबसूरत माहौल के बीच मैं आखिरकार अपने डेस्टिनेशन बोहो बोहो पहुंच गया। दूर से ही बोहो बोहो का लुक काफ़ी अलग लग रहा था। एक लंबी दीवार और उसके बीच नीले रंग का वुडन स्विंग डोर, बिल्कुल पुरानी वेस्टर्न मूवीज़ वाले दरवाज़ों जैसा। अंदर जाते ही स्टाफ ने मुस्कुराकर वेलकम किया और पूछा कि मैं कहाँ बैठना पसंद करूँगा। धूप काफ़ी थी, इसलिए मैंने बिना सोचे इंडोर सीटिंग चूज़ कर ली। रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी शांति थी, सिर्फ एक कपल पहले से बैठा हुआ था, बाकी जगह खाली थी। माहौल काफ़ी पीसफुल था। मैं बैठते ही मेन्यू देखने लगा। वहाँ क्यूआर एयर मेन्यू था, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्कैन ही नहीं हो रहा था। काफ़ी देर बाद ट्राई करने के बाद जब वो काम नहीं किया तो मेरा पहला इंप्रेशन थोड़ा सा ख़राब हो गया। फिर मैं काउंटर पे गया और वहाँ से दूसरा क्यूआर कोड लिया। इस बार वो तुरंत चल गया और फिर मैं आराम से मेन्यू देखने लगा। मेन्यू देखते देखते मैं काफ़ी देर तक ऑप्शन स्क्रॉल करता रहा। हमस, पीता, ग्रिल्ड चिकन, पास्ता, स्लाइडर्स, काफ़ी कुछ था। लेकिन सच कहूँ, पहली नज़र में कोई भी डिश ऐसी नहीं लगी जिसे देखते ही लगे बस आज तो यही खाना है। काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने चिकन स्लाइडर्स विद फ्राइज़ ऑर्डर किए, साथ में एक रेगुलर कैपेचिनो भी। कॉफ़ी वैसे भी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स में मेरी गो टू ड्रिंक है, तो वो ऑर्डर करना तो लगभग पक्का ही था। सबसे पहले मेरी कैपेचिनो आई। प्रेजेंटेशन देखते ही दिल खुश हो गया। एक बड़े से कप में क्रीमी कैपुचिनो, ऊपर परफेक्टली बनी हुई फ्रॉथ और साइड में रखा हुआ एक क्रंची बिस्कॉटी। दोनों साथ में काफ़ी एलिगेंट लग रहे थे। छोटी सी प्रेजेंटेशन थी, लेकिन देखकर ही लग रहा था कि डिटेल्स पर ध्यान दिया गया है। जैसे ही मैंने पहला सिप लिया, मुझे समझ आ गया कि ये कैपुचिनो बाकी जगहों से अलग है। उसके तुरंत बाद मैंने बिस्कॉटी का एक बाइट लिया और फिर एक और सिप ली। दोनों का कॉम्बिनेशन कमाल का लग रहा था। बिस्कॉटी की हल्की सी स्वीटनेस और हल्का सा नमकीन टच इसके रिच फ्लेवर के साथ बहुत अच्छा बैलेंस बना रहा था। ना कॉफ़ी ज़्यादा कड़वी लग रही थी, ना दूध उसका टेस्ट दबा रहा था। थोड़ी ही देर बाद मेरी किनोआ चिकन स्लाइडर्स भी आ गई। पहली नज़र में ही प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी लगी। 4 छोटे स्लाइडर्स, साथ में क्रिस्पी फ्राइज और सब कुछ बहुत साफ और सुंदर तरीके से प्लेट किया गया था। ऊपर से देखने में ही स्लाइडर्स काफ़ी फ्रेश लग रहे थे और उनकी प्रेजेंटेशंस इतनी अच्छी थी कि पहले कुछ शॉट्स लेना बनता था, उसके बाद ही खाने का मन हुआ। रिकॉर्डिंग शुरू हुई और सबसे पहले मैंने फ्राइज़ का एक बाइट लिया। पहले बाइट से ही फ्राइज़ फ्रेश, क्रिस्पी और परफेक्टली सीजन्ड लगे। हल्का सा सॉल्टी और थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर उन्हें और भी मज़ेदार बना रहा था। उसके बाद मैंने पहला बाइट किनोआ चिकन स्लाइडर का लिया। चिकन काफ़ी जूसी था, बन बिल्कुल सॉफ्ट था और अंदर का क्रीमी सॉस हर बाइट के साथ बहुत अच्छा बैलेंस बना रहा था। सभी इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक सैटिस्फाइंग टेक्सचर दे रहे थे। टेस्ट मुझे वैसे काफ़ी पसंद आया। हाँ, ये ऐसा फ्लेवर नहीं था जो मैंने पहली बार खाया हो। कॉन्टिनेंटल कैफ़ेज़ में इस तरह का टेस्ट मिल जाता है, लेकिन जो ऑर्डर किया था उस हिसाब से ये बिल्कुल सैटिस्फाइंग था। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि सिर्फ 2 स्लाइडर्स और कॉफ़ी के बाद ही मुझे अच्छा खासा भरपेट फील होने लगा। तब समझ आया कि साइज़ छोटा ज़रूर था, लेकिन पेट भरने के मामले में किसी से कम नहीं था। निकलने से पहले मैंने एक बार फिर मुड़कर बोहो बोहो को देखा और उस पल को अपने DJI कैमरा में हमेशा के लिए कैप्चर कर लिया।
तभी मेरी नज़र एंट्रेंस पर बैठे एक प्यारे से डोगो पर पड़ी जो आराम से पानी पी रहा था। उसके लिए पानी का बोल रखा हुआ था। ये छोटी सी बात थी लेकिन दिल खुश हो गया। मेरे लिए बोहो बोहो का ये आखिरी इंप्रेशन सबसे अच्छा था। ब्रंच खत्म होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास अभी भी कुछ घंटे और बचे हुए हैं। इतना अच्छा मौसम हो और कोरेगांव पार्क में होके सीधा घर निकल जाऊं, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बाइक लेकर कोरेगांव पार्क की खूबसूरत हरी भरी गलियों में थोड़ा और घुमा जाए। मौसम अब भी उतना ही सुहाना था और लग रहा था कि इस सफ़र की खूबसूरती अभी ख़त्म नहीं हुई है। मैं एक के बाद एक लगभग हर लेन से गुजरता रहा और जितना हो सका उतना सब कुछ अपनी DJI कैमरा में रिकॉर्ड करता गया। दोनों तरफ ऊंचे और पुराने पेड़, जिनमें कई बड़े बरगद के पेड़ भी थे, इतने घने थे कि कई जगह आसमान दिखना ही बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अब आसमान अपना काम कर चुका हो और अब बारी इन पेड़ों और हरियाली की थी अपना जादू दिखाने की। हर लेन की अपनी ही एक खूबसूरती थी। साफ सुथरी सड़कें, पुराने बंगलोज, छोटे मंदिर, पुराने बिल्डिंग्स और बीच बीच में ओशो आश्रम जैसे लैंडमार्क्स, सब कुछ इतनी शांति से अपनी जगह बसा हुआ था। मंडे होने की वजह से ना सड़कों पर ज़्यादा भीड़ थी और ना ही कैफ़ेज़ में। पूरा एरिया अपनी ही धीमी रफ्तार में जी रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने बाइक पार्क कर दी। इस बार राइड से ज़्यादा मन उन गलियों को पैदल महसूस करने का था। मैं आराम से चलता रहा और कैमरा में उन पेड़ों, हरियाली और शांत सड़कों को कैप्चर करता रहा। मेरे लिए उस वक्त सबसे खूबसूरत चीज़ वही थी। हर फ्रेम में बस नेचर की सिंप्लिसिटी और उस जगह की शांति नजर आ रही थी। इसी दौरान मेरी नज़र एक छोटी सी पुरानी मोमो शॉप पर पड़ी। गेट पर जंग लगा हुआ था और उस पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। देखकर लग रहा था कि काफ़ी वक्त से वो बंद पड़ी है। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दुकान को देखकर लगा जैसे वक्त वहाँ थोड़ा सा रुक गया हो। कुछ जगहों की कहानी सुनाई नहीं देती, बस महसूस होती है। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शाम के लगभग 4 बजने वाले हैं। अब ऑफिस के लिए निकलने का वक्त हो चुका था, इसलिए मैं वापस बाइक पर बैठा और अपने वर्क प्लेस की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं कोरेगांव पार्क के लिमिट से बाहर निकलने लगा, मैं अब भी उसी सफ़र में खोया हुआ था। पता ही नहीं चला कि वो कुछ घंटे कब निकल गए। एक अच्छा ब्रंच, हरी भरी गलियों में राइड, पेड़ों के नीचे लंबी वॉक और कैमरा में कैद हुई इतनी सारी यादें, इतना सब कुछ एक ही दिन में करने के बाद एक अलग ही सेटिस्फैक्शन थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिन को पूरी तरह जी लिया हो। कुछ ही देर बाद मैं मगरपट्टा सिटी पहुंच गया, पुणे की एक और कमाल की जगह। सच कहूँ, इस जगह के बारे में भी काफ़ी कुछ दिखाना और बताना बाकी है, लेकिन अब ऑफिस का वक्त हो चुका था, इसलिए मगरपट्टा को आज के लिए यहीं छोड़ते हैं और किसी अगले व्लॉग में आराम से एक्सप्लोर करेंगे। आज के इस सफ़र ने मुझे बस एक बात याद दिला दी, ज़िंदगी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं है। कभी कभी बस थोड़ा रुकना, धीरे चलना और अपने आसपास को ध्यान से देखना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर जो लम्हे सबसे यादगार बन जाते हैं वो प्लान नहीं किए होते, बस सफ़र के दौरान मिल जाते हैं। आज का दिन शायद किसी और के लिए एक नॉर्मल मंडे रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक राइड नहीं थी। ये कुछ घंटे थे जो मैंने खुद के साथ बिताए, नए नज़रिए से देखे और हमेशा के लिए अपनी यादों और कैमरा दोनों में कैद कर लिए। आई होप इस व्लॉग ने भी आपको कुछ पल के लिए अपनी रोज़ की भागदौड़ से बाहर निकलने का मौका दिया होगा और मेरी नज़रों से इस सफ़र को देखने के लिए थैंक यू फॉर सीइंग थ्रू माई आइज़।